जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करना सीखी थी। और अब तक की अकाउंटिंग में हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है वो, और मिसिंग फिगर्स अकाउंटिंग इक्वेशन की, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी की, और इसके साथ साथ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि एनालिसिस करना, तो किसी ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सेंटेंस इन्फॉर्म करने को बोला जाए, आपको ट्रांजेक्शन बताने को बोला जाए कि अगर इसमें ऐसा हो तो कैसे आप उसको सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। तो आज इस टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। पढ़ते हैं क्वेश्चन, चलें स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, देखें। For each of the following, describe a transaction that will have the required effects on the elements of accounting equations. कह रहे हैं कि हर एक नंबर के लिए, हर एक क्वेश्चन जो नंबर दिए हैं आपको 1 2 3 4, इनके लिए आपने क्या करना है, डिस्क्राइब आर ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्राइब करना है, यानी सेंटेंस इन्फॉर्म करना है। ये सेंटेंस हमने पढ़ना भी, इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स को पढ़ी थी। जैसे ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट, परचेज सप्लाईज फॉर कैश, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ओपन बैंक अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो इस तरह के हमने सेंटेंस पढ़े थे, ट्रांजेक्शन्स पढ़ी थी। तो ऑब्वियसली हमने उन प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट शो किए थे। आज इस क्वेश्चन में कहते हैं डिस्क्राइब आर ट्रांजेक्शन। डिस्क्राइब मीन्स एक सेंटेंस लिख के दिखाएं, एक ट्रांजेक्शन लिख के दिखाएं कि जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होना चाहिए। नंबर 1 आपसे कहते हैं इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज ऑन अर इक्विटी। ऐसी ट्रांजेक्शन डिस्क्राइब करें, ऐसा सेंटेंस डिस्क्राइब करें कि जिससे ये मालूम हो कि एक एसेट में इजाफा हो रहा हो और ऑनर इक्विटी में इजाफा हो रहा हो। अब देखें, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर इजाफा ऑनर इक्विटी में हो रहा है तो इट मीन्स कि प्रोवाइड करने वाला ऑनर ऑनर होगा। जैसे ऑनर अपने घर से फर्नीचर प्रोवाइड कर रहा है, ऑनर अपने घर से इक्विपमेंट लेकर आया कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, या ऑनर ने बिज़नेस में कैश इन्वेस्टमेंट की है। तो कैश भी हमारा एसेट, फर्नीचर भी हमारा एसेट, इक्विपमेंट भी एसेट, सप्लाईज भी एसेट। ऑनर जो भी एसेट प्रोवाइड करेगा, इससे बिज़नेस में एसेट में इजाफा होगा, ऑनर क्लेम में इजाफा होगा। तो अब इस तरह का एक सेंटेंस नहीं है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम ट्रांजेक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन चलें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखें, सॉल्व किस तरह करना है। इस तरह करना है कि आपने हर एक नंबर के लिए अलग अलग एक ट्रांजेक्शन डिस्क्राइब करनी है और अपना आंसर शो करना है। तो फर्स्ट वाले जो हम उसको आप आंसर शो करेंगे, एग्जाम में आपको अगेन अगेन ये क्वेश्चन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप राइट नंबर लिखें। जो नंबर 1 है तो नंबर 1 का आप अपने आंसर शो करना है। तो नंबर 1 में देखिए, मैं सेंटेंस मैंने लिख के दिखाया है, ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट। देखिए ये भी ठीक है कि ऑनर ने कारोबार शुरू किया और बिज़नेस में कैश इन्वेस्टमेंट की है, इससे कैश में इजाफा हो गया, ऑनर क्लेम में इजाफा हो गया। यानी वो कह रहे हैं कि ऐसा सेंटेंस बताएं, ऐसी ट्रांजिशन डिस्क्राइब करें जिससे कैश यानी कि एसेट बढ़ लो, तो कैश हमारा एसेट अकाउंट है, और ऑनर क्लेम बढ़ लो, तो ऑनर ने प्रोवाइड किया इसलिए कैश में इजाफा हो गया, ऑनर क्लेम में इजाफा हो गया। सेंटेंस बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। और एक और तरीका भी है, या एक और सेंटेंस भी है, या इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे मैंने एक और देखिए, मैंने क्या लिखा है, ऑनर ब्रॉट, ब्रॉट सेकंड फॉर्म ब्रिंग की, यानी कि लेकर आए। ऑनर ब्रॉट फर्नीचर फ्रॉम हिज ओन सोर्स। ऑनर ने कारोबार के लिए क्या प्रोवाइड किया, फर्नीचर प्रोवाइड किया, फर्नीचर लेकर आया अपनी ज़ाती सोर्स से, अपनी ज़ाती मलकियत से, अपनी प्राइवेट सोर्स से। अपने घर पे चीज़ रखी हुई थी, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी, तब वो बिज़नेस की प्रॉपर्टी काउंट होगी, एसेट्स काउंट होगा। तो ऑनर ब्रॉड फर्नीचर फ्रॉम हिज ऑन सोर्स, ये भी ठीक है सेंटेंस। और ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। और इस तरह से आप और भी चीज़ें प्रोवाइड जैसे लिख सकते हैं, ऑनर परचेज्ड इक्विपमेंट एंड पेड कैश फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट, यानी पैसे ऑनर ने अपनी ज़ाती पॉकेट से दिए, अपनी ऑन पॉकेट से पैसे दिए, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह का ये फर्स्ट सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज ऑनर इक्विटी। ऐसा सेंटेंस लिखें जिससे एसेट बढ़ रहा हो, ऑनर इक्विटी बढ़ रही हो। तो ये दोनों सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, आप इसमें एक और भी इजाफा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम में एक सेंटेंस भी इनफ है, काफ़ी है। मैंने आपको दोनों बता दिए किस तरह से। नंबर 2 में कहते हैं इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज लाइबिलिटीज़। ऐसी ट्रांजेक्शन डिस्क्राइब करें, सेंटेंस लिख के दिखाएं कि जिसमें एसेट में इजाफा हो रहा हो, एक एसेट बढ़ रहा हो,
और एक लाइबिलिटी बढ़ रही हो, एक एसेट तो बढ़ रहा हो। और लाइबिलिटी कब बढ़ती है? लाइबिलिटी जब बढ़ती है जब आपने किसी चीज़ को उधार पे ख़रीदा होगा, या समटाइम्स आपने किसी बैंक से बोरोइंग की है, तो बोरोइंग में भी ऐसा होता है कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है। और जब आप बोरोइंग करके आते हैं तो इट मीन्स कि फिर वहाँ से आपके पास एसेट में इजाफा होता है, कैश में वगैरह वगैरह में। तो ऐसा सेंटेंस लेके जिससे एसेट बढ़ा हो, लाइबिलिटी बढ़ रही हो, और इस तरह के एक नहीं बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, नंबर 2, परचेज्ड सप्लाईज ऑन क्रेडिट, ये भी ठीक है, इनफ सेंटेंस, यानी कि यहाँ तक भी लिखा आपने तो ये आपका आंसर राइट है। परचेज सप्लाईज ऑन क्रेडिट, सप्लाईज खरीदी, सप्लाईज में इजाफा हो गया, एसेट बढ़ गया, और एसेट के साथ ऑन क्रेडिट यानी उधार में इजाफा हो गया, लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। प्रोवाइड आउटसाइडर ने किया तो क्लेम क्रेडिटर का होता है। इससे पहले तो हम लोग ट्रांजेक्शन सॉल्व कर चुके हैं। ये वाली वीडियो देखने से पहले अगर किसी ने, आपने जो फर्स्ट टाइम ये वॉच कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि पहले आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको पहले वॉच कर लें, देख लें उनको। और जब ट्रांजेक्शन को समझ में आ जाएंगी, इफेक्ट समझ में आ जाएंगे, तो फिर आप यहाँ पे इस वाले सेंटेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो परचेज सप्लाईज ऑन क्रेडिट, ये भी ठीक है। और लिखें, एक और सेंटेंस लिख के दिखा दें, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक। अगर हमने किसी बैंक से बोरोइंग की है, कर्जा ली है, तो ऑब्वियसली आपने उस कर्ज में, लोन में पैसे हासिल किए होंगे, कैश लिया होगा, तो उससे तुम्हारे कारोबार में कैश में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया, और उस कैश के साथ लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। और वो लाइबिलिटी कौन सी है? लोन फ्रॉम बैंक। ये भी याद रखिएगा, लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, कैश में इजाफा हुआ, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ। यानी सेंटेंस हमारा क्या है? इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज लाइबिलिटी। सेंटेंस डिफाइन करें जिससे एसेट बढ़ रहा हो, लाइबिलिटी बढ़ रही हो, तो ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे इसके लिए लिख दिए। नंबर 3 में कहते हैं, इंक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज एन अदर एसेट। यानी कि ऐसा सेंटेंस डिस्क्राइब करें ट्रांजिशन लेके जिससे एक एसेट बढ़ रहा हो और एक एसेट कम हो रहा हो। यदि कारोबार में अगर एक एसेट बढ़ रहा हो, दूसरा एसेट कम हो रहा हो, तो इस तरह के एक नहीं बहुत सारे सेंटेंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे परचेज सप्लाईज फॉर कैश, एक एसेट सप्लाईज बढ़ गया, कैश कम हो गया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये भी सही है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बाज़ परचेज इक्विपमेंट एंड इशूड अ चेक फॉर पेमेंट, हमने पेमेंट के लिए चेक इशू किया, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया है, बैंक भी हमारा एसेट अकाउंट है। या ये भी कह सकते हैं कि ओपनड बैंक अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में अकाउंट ओपन किया, कैश डिपॉजिट किया, जमा करवाया। तो इन सारे सेंटेंस में अगर देखें तो उसमें एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। चलें इसको एक सेंटेंस डिफाइन कर दें, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश, ये भी ठीक लिखा हुआ है। और ओपनड बैंक अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये भी सेंटेंस इसके लिए सही है, दोनों ठीक है। बैंक में अकाउंट ओपन किया, कैश जमा करवाया, इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश क्या हो गया? कम हो गया। या इक्विपमेंट खरीदा कैश पे, तो इक्विपमेंट में इजाफा हो गया, कैश कम हो गया। फोर्थ में कहते हैं, इंक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज एन अदर एसेट एंड इंक्रीज अ लाइबिलिटीज। अब देखें इसमें क्या है, ये तीन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ रहा है। कह रहे हैं कि एक एसेट बढ़ रहा हो, एक एसेट कम भी हो रहा हो, और लाइबिलिटी भी बढ़ रही हो। अच्छा, एक एसेट बढ़ रहा हो, सपोज कर लें फॉर एग्जांपल आपने इक्विपमेंट परचेज़ किया और वो इक्विपमेंट आपने कुछ पैसे दे दिए, यानी आपने कुछ कैश पे कर दिया। जब कुछ कैश पे कर दिया तो इट मीन्स कि आपका एसेट तो कम हो गया, लेकिन कुछ पैसों के लिए आपने रिमेनिंग के लिए उधार कर लिया, और आपने उससे जो है वो प्रॉमिस किया कि मैं पैसे आपको इन फ्यूचर बाद में पे कर दूंगा, तो उससे आपकी लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया, लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो एक सेंटेंस लिख के दिखा देते हैं इसको। नंबर 4, बॉट फर्नीचर, बॉट यानी ख़रीदा, परचेज भी लिख सकते हैं, बॉट भी लिख सकते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। ऑब्वियसली आपने कुछ फर्नीचर कैश पे ख़रीदा होगा, कुछ उधार पे ख़रीदा होगा, तो दोनों सेंटेंस, दोनों जो वर्डिंग्स हैं उनको शो कर रही हैं कि फ़र्नीचर में इजाफा हो गया, फ़र्नीचर हमारे बिज़नेस का एक एसेट बढ़ गया, कैश हमारा एक एसेट कम हो गया, और लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो इस सेंटेंस में देखें, हमें इसमें अमाउंट शो नहीं करना है, अमाउंट के बगैर ही लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट में, वरना अगर इसमें अमाउंट भी लिखें तो भी तो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। तो हमें एक सेंटेंस डिस्क्राइब करना था, हमने सेंटेंस डिस्क्राइब कर दिया कि बॉट फर्नीचर फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर को कैश पे ख़रीदा, उधार पे ख़रीदा, यानी फर्नीचर बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया, कैश एसेट कम हो गया और लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि बी पार्ट भी कहते हैं, फॉलोइंग अकाउंट्स स्टेट वेदर इट इज़ एन एसेट, अ लाइबिलिटी और ऑन इक्विटी। ये बताएं इनमें से कौन से अकाउंट की नेचर एसेट्स है, लाइबिलिटी है या ऑनर्ड इक्विटी अकाउंट है। यानी जितने भी 1 से लेके आपको 6 तक के जितने भी अकाउंट्स गिवन हैं, इन सब को आपने 1 बाय 1 ज़रा इनको पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है और इनकी नेचर पहचाननी है। चलें इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, इन सबको पहले सीक्वेंस से पहले कॉपी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 पे लिखा हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट। चलें 1 बाय 1 बता दी जाए।
ऑफिस इक्विपमेंट कौन सा अकाउंट होना चाहिए? एसेट। कैपिटल कौन सा अकाउंट होना चाहिए? ऑनर इक्विटी, क्योंकि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है, और जो कैपिटल का टाइटल है हम लोग लगाते हैं ऑनर की इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि ऑनर इक्विटी के लिए अकाउंटिंग में। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा क्या हुआ? एसेट। इसकी नेचर एसेट अकाउंट है, यूज़फुल है, बेनिफिट देने के लिए, एक इसका इकोनॉमिक रिसोर्स है, बेनिफिट है, तो लिहाजा ये एसेट हो गया। कैपिटल को क्या हो गया? ऑनर इक्विटी हो गया। कैश, तो पता ही है कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। ड्राइंग हम लोग यूज़ करते हैं जब ऑनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है, और विड्रॉ करने के लिए हम लोग ड्राइंग का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी विड्रॉ फॉर पर्पस पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़। ऑनर ने बिज़नेस से पैसे निकाले ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो उस टाइटल को हम लोग ड्राइंग के नाम से शो करते हैं। तो ड्राइंग भी कौन सा अकाउंट है? ऑनर इक्विटी का अकाउंट है, यानी टाइटल क्या आएगा इसमें? ऑनर इक्विटी आएगी, अकाउंट नेचर इसकी। ऑफिस सप्लाइज एसेट अकाउंट है, और बैंक लोन कौन सा अकाउंट है? लायबिलिटी अकाउंट है। तो वन बाय वन क्या करना है, इन सब के नाम के आगे आपने इसकी नेचर लिखनी है। देखिए इस तरह से आप अपना आंसर शो कर दें। ऑफिस इक्विपमेंट की नेचर क्या लिखेंगे? एसेट। सलमान कैपिटल में क्या लिखेंगे? ऑनर इक्विटी। कैश में क्या लिखेंगे? एसेट। ड्राइंग में क्या लिखेंगे? ऑनर इक्विटी। ऑफिस सप्लाइज में क्या लिखेंगे? एसेट। और बैंक लोन, बैंक लोन कौन सा अकाउंट है? लायबिलिटी अकाउंट है। अगर सिर्फ बैंक लिखा हुआ हो, अगर सिर्फ बैंक लिखा हुआ तो इट मीन्स कि वो एसेट अकाउंट है, फिर वो लायबिलिटी नहीं है। देखिए एक होता है जिसमें हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं यानी वो जगह कि जहाँ पे हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं बैंक में, वो हमारा एसेट है। लेकिन अगर बैंक से लोन हमने हासिल किया हुआ है, जैसे लाइक देखिए मैंने बताया था ऊपर, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से लोन लिया है, बोरोइंग की है, तो फिर वो आपकी लायबिलिटी अकाउंट है। तो इस क्वेश्चन में हमने ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करके समझाना थे। डिस्क्राइब आर ट्रांजेक्शन, सेंटेंस डिस्क्राइब करें। एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपसे नेचर ऑफ अकाउंट लिखने को बोली जाती है, और इसके साथ साथ जो है वो ट्रांजेक्शन्स डिस्क्राइब करने को कह सकते हैं। इस तरह के आपको वर्डिंग बता देंगे कि भाई एक एसेट बढ़ रहा है, ऑनर इक्विटी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इस तरह का सेंटेंस बताएं। तो या